तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, फिनॉल्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कर लें कि फिनॉल्स होते क्या है। तो फिनॉल्स मींस बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। बात समझ गए ना, कि बेंजीन से हाइड्रोजन हटाएं, रिंग में जो हाइड्रोजन है, और उसकी जगह पर एक OH जोड़ दें या दो OH जोड़ दें या तीन OH जोड़ दें, तो अब जो परिणामी यौगिक बनता है उसे बोला गया है बच्चों क्या, फिनॉल्स। मींस फिनॉल्स एक ग्रुप है। जैसे अल्कोहल्स का एक ग्रुप है, वैसे ही फिनॉल्स का भी एक ग्रुप है। तो इस तरह से एरोमेटिक रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो वो फिनॉल्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, जैसे हम यहां बेंजीन से H हटा के OH जोड़ रहे हैं तो ये फिनॉल बन गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिनॉल्स। पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। जैसे अल्कोहल्स थे कि उनमें जितने OH हैं उनकी संख्या के आधार पर बांटा गया था अल्कोहल्स को, ठीक इसी तरह से फिनॉल्स को भी बांटा गया है OH की संख्या के आधार पर। पहला है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। समझ गए ना, पहला हम क्या लेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब इनमें क्या होगा बच्चों, इनमें केवल एक OH वलय से जुड़ा होता है। समझ गए ना, मतलब है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का मतलब है बेंजीन वलय जो है उसमें केवल एक OH जुड़ा होगा, अब चाहे कोई भी अदर ग्रुप जोड़ दे। जैसे ये स्वयं एक फिनॉल, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल्स का एक सबसे पहला मेंबर है एक फिनॉल जिसमें एक OH है, क्रिसॉल। इसमें मिथाइल ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन में, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। तो ये सब मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स में आएंगे, समझ गए ना। और IUPAC ने फिनॉल को ही यहां पर आधार मान लिया है, मतलब फिनॉल ही यहां पर इसका IUPAC नेम है। और अदर नेम देना चाहें तो बेंजीनॉल, क्या नाम से रख सकते हैं, बेंजीनॉल, इस तरह से। लेकिन OH ग्रुप एक ही रिंग में जुड़ा है तो इसका नाम ही IUPAC नेम फिनॉल है। जैसे इसको बोला जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, मेटा फिनाइल मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, इस तरह से। फिर हम आते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल्स। मींस इनमें दो OH ग्रुप होंगे और इनका जो IUPAC नेम है वो है बेंजीन XY डाइओल। XY OH की पोजीशन बताने वाले लोकेंड्स हैं, ठीक है। तो इनमें दो OH दिखते हैं, जैसे कैटिकॉल, बेंजीन 1,2 डाइओल, रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1,3 डाइओल, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा क्यूनॉल, बेंजीन 1,4 डाइओल। तो इस तरह से डाईहाइड्रिक फिनॉल्स मींस दो OH ग्रुप दिखेंगे आपको रिंग में और IUPAC नेम होगा बेंजीन XY डाइओल। फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में फिनॉल, ठीक है। तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स मतलब क्या होगा बच्चों, कि इनमें तीन OH दिखेंगे आपको और इनका IUPAC नेम होगा बेंजीन XYZ ट्राइऑल। जैसे पायरोगैलोल, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, बेंजीन 1,2,4 ट्राइऑल, ठीक है। और फ्लोरोग्लूसिनॉल, तो फ्लोरोग्यूसिनॉल, तो बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। समझिएगा ना, फ्लोरोग्यूसिनॉल, ग्यूसिनॉल। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास ये तीन प्रकार के फिनॉल्स होंगे। तो समझ गए होंगे आप कि फिनॉल से एक ग्रुप है अल्कोहल जैसा। अंतर इतना है कि अल्कोहल में OH एलिफैटिक वलय में, एलिफैटिक श्रृंखला में जुड़ा होता है और फिनॉल्स में OH एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट जुड़ा होता है। नेपथॉल वो भी एक फिनॉल की कैटेगरी में आएगा। फिर हम आ जाते हैं फिनॉल बनाने की विधियां। तो देखो बच्चों, पहला है फ्रॉम बेंजीन।
मतलब जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं बच्चों, उन सबका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है बनाने का वो है बेंजीन। तो बेंजीन से फिनॉल बनाया जा सकता है। पहले सल्फोनेशन कराया गया, तो सल्फोनेशन हुआ तो यहां से ये निकल गया H2O, पहला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये एक, ठीक है, एक एसिड है। हम इसे NaOH से ट्रीट करेंगे तो इस तरह से NaOH इस पूरे SO3H को हटा के, ठीक है, और वहां ला देता है OH। क्योंकि मीडियम बेसिक है तो बना हुआ फिनॉल सोडियम सॉल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर निकल गया NaHSO3, ठीक है, और OH आता है, बाद में NaOH लगता है तो फिनॉल सोडियम सॉल्ट में रहेगा। मतलब बेसिक मीडियम होगा तो डायरेक्ट हमें फिनॉल नहीं मिलेगा, बल्कि उसका सॉल्ट मिलेगा, जिसे HCl के साथ ट्रीट कर दें तो क्या मिल जाएगा? फिनॉल। तो इस तरह से हम बेंजीन को सल्फोनिक एसिड में ट्रीट करें और फिर NaOH से ट्रीट कर दें तो पूरा का पूरा SO3H हटता है और वहां पर आ जाता है ONA या OH, और फिर बाद में हम इसे एसिडलाइज्ड करके और फिनॉल ला सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम एनिलीन्स, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में बनता है ये, है ना। पहले हम एनिलीन को डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर ले, डाइएजोटाइजेशन करा दें, ये है। तो डाइएजोटाइजेशन हुआ तो ये जो बना इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम किससे ट्रीट करते हैं? वाटर वेपर से, H2SO4 की प्रेजेंस में, ये वेपर के फॉर्म में, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये पूरा हट जाता है और ये मिलकर, और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराई जाती है, ये होती है 273 केल्विन। समझ गए ना? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट एक्सप्लोसिव होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। फिर आते हैं हैलोएरीन्स। हैलोएरीन में ब्रोमोबेंजीन ले लिया जाए, Mg के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फिर ग्रेनार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो इस तरह से एक ऑक्सी कंपाउंड बन गया। फिर यहां से ये ब्रेक होता है, हाइड्रोलाइज्ड कर दें, ऐसे माइनस और ये प्लस, तो ये बन गया क्या बच्चों? फिनॉल। तो हेलोएरीन को हम फिनॉल में चेंज कर सकते हैं, एनिलीन को हम फिनॉल में चेंज कर सकते हैं, बेंजीन को हम फिनॉल में चेंज कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं क्यूमीन से। इसको बोलते हैं, और एक और नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्यूमीन। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि बेंजीन से स्टार्ट की जाती है रिएक्शन, तो बेंजीन की प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, या फिर, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर बेंजीन को प्रोपीन के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कर दें, तो पहले मिलता है क्या बच्चों? क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन यहां एंटर हो जाएगा, ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जो एसिड की प्रेजेंस में जब ब्रेक होता है तो वो इस तरह से ब्रेक होके ये अलग हो जाता है, इतना ग्रुप देखो आप। तो ये किस में चेंज हो गया? एसीटोन में, और ये जो ग्रुप है वो इधर आ गया, तो ये बन गया क्या? फिनॉल। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इस मेथड से बनाया जाता है। और भी मेथड्स हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाने की, जैसे कि ये है HCl के साथ डाउ प्रोसेस, या ठीक है, इस तरह से एक डाउ प्रोसेस आती है, और एक और प्रोसेस है, मतलब इसमें बेंजीन को HCl और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। बाद में NaOH से ट्रीट कर दिया जाए तो ये बन जाता है फिनॉल। ये हट जाएगा और ये आ जाता है फिनॉल। या V2O5O2 315 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बेंजीन को ट्रीट कर दिया जाए तो भी फिनॉल बनता है। इस तरह से डाउ प्रोसेस थी है, क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट ले लिया जाए, NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो इस तरह से फिनॉल बन जाएगा। तो ये देखा जाए तो डाउ प्रोसेस ही है, मतलब इसमें पहले क्लोरोबेंजीन बनाया गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो इस तरह से हमें फिनॉल की प्रिपरेशन याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूमीन के साथ, डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, और एक डाउ प्रोसेस। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर है आपकी, है ना। डाउ प्रोसेस में ये पूछे गए हैं कैटालिस्ट CuCl2 और FeCl3 यूज किए जाते हैं।
तो ये था हमारा कुल मिला के फिनॉल की प्रिपरेशन और उसका क्लासिफिकेशन। भौतिक गुणों की बात करें तो देखो बच्चों, फिनॉल जो होता है एक जब बिल्कुल प्योर स्टेट में हो तो बिल्कुल रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है, लेकिन अगर वायु में खुला रखें तो ये पिंक रंग का हो जाता है। आपने देखा होगा लैब में जो फिनॉल रखा होता है वो पिंकिश टाइप का होता है। रीजन ये है कि फिनॉल को एयर में रखते ही लाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और यहां पर जो है एक क्यूनोन बन जाता है। क्यूनोन फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होके और ये बनाता है बेंजोफिनोक्यूनोन, क्योंकि इसमें क्यूनोन ग्रुप है जो कि एक क्रोमोफोर है, मतलब रंग उत्पन्न करने वाला कारक है, और इसलिए इसका कलर जो होता है वो कैसा दिखने लगता है, पिंक। तो इसका जो कलर होता है पिंक वो बेंजोफिनोक्यूनोन बन जाने के कारण होता है। जल में बहुत घुलनशील होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, बहुत ही ज्यादा विषैला भी होता है। तो यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर हुई। तो ये था फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में। अब हम आते हैं फिनॉल के अम्लीय गुण। तो आप देखोगे बच्चों कि फिनॉल अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन वीक अम्लीय है। सामान्य क्षारों के साथ लवण बना लेता है, मतलब NaOH के साथ QH के साथ लवण बनाता है। तो इसका मतलब है कि ये अल्कोहल से कहीं ज्यादा अम्लीय होता है। अल्कोहल सामान्य क्षारों के प्रति उदासीन है, लेकिन फिनॉल क्या है बच्चों, सामान्य क्षारों के साथ लवण बनाता है। तो इसका कारण क्या है? तो क्या होता है बच्चों कि हम जानते हैं कि यह है लोन पेयर और यह है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, और जहां लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है वहां मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो करने लगता है, और प्लस R इफेक्ट के कारण फिनॉल में अनुनाद आ जाता है। अनुनाद के कारण फिनॉल में अवेश पृथक्करण उत्पन्न हो गया, मतलब एक प्लस और एक क्या उत्पन्न हो गया, माइनस। मतलब ये लोन पेयर यहां आया, ये इधर खिसका, तो आप देख रहे हैं कि यहां प्लस माइनस अवेश पृथक्करण हो गया, और इस तरह से ये माइनस पूरी वलय में घूम रहा है। ठीक है, 3 जगह घूम रहा है, 2 बार ऑर्थो और 1 बार पैरा। तो ये जो आवेश पृथक्करण के कारण जो स्पीसीज बन रही हैं वो फिनॉल, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो फिनॉल क्या करेगा कि प्रोटॉन निकाल देगा, और प्रोटॉन निकाल देने के बाद अब जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, मतलब यहां पर अब और आगे बढ़े तो हम ये कहें कि फिनॉल अगर क्या कर ले, फिनॉक्साइड आयन बना ले, ठीक है, तो ये अब इसमें कोई आवेश पृथक्करण नहीं है। इसका मतलब है कि फिनॉल से कहीं ज्यादा स्थायी फिनॉक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि फिनॉल में अनुनाद हो जाता है, मतलब फिनॉल आवेश रहित नहीं रहता बल्कि उसमें प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और फिनॉल चाहता है कि वो आवेश पृथक्करण को कम करे और अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना ले। तो फिनॉल से कहीं ज्यादा स्थायी है फिनॉक्साइड आयन, और यही कारण है कि फिनॉल आसानी से जो किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन निकाल के और अपने आप को अनुनाद संकर बना के स्थायी बना लेता है। तो यही लिखा है देखो कि अनुनाद के कारण फिनॉल अम्लीय है, क्योंकि इस गुण के कारण फिनॉल में आवेश पृथक्करण, चार्ज सेपरेशन आ जाता है, किंतु प्रोटॉन त्यागने के पश्चात फिनॉक्साइड आयन बनता है जो फिनॉल से कहीं ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इस तरह से आवेश पृथक्करण नहीं है। तो फिनॉल की एसिडिटी का कारण है फिनॉक्साइड आयन का फिनॉल से कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाना। फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है। ROH का डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10 to the power -14, फिनॉल का है -10, कार्बोक्सिलिक एसिड का है -5, वाटर का -16। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। इसका मतलब फिनॉल वाटर से कहीं ज्यादा एसिडिक होता है अनुनाद के कारण। अल्कोहल की NaOH से कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फिनॉल करता है। इसका मतलब है कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है फिनॉल, लेकिन फिनॉल की NaHCO3 से कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं, इस तरह से CO2 लिबरेट होने लगती है। इसका मतलब फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अम्लीय होता है। अब आता है कि RCOOH फिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, जबकि आप देख रहे हैं कि फिनॉल की अनुनादी संरचना 3 और 2 5 बन रही है, जिनमें 3 में तो नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, कहां दिख रहा है, कार्बन में, जबकि 2 में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर भी इसके 5 अनुनादी रूप है, जबकि अगर आप इसमें देखें, है ना, और फिनॉक्साइड आयन के भी अगर आप अनुनादी रूप देखोगे तो कितने दिखेंगे आपको, 5, 3 जगह माइनस और 2 बार ऑक्सीजन में 2, मतलब 2 अनुनादी रूप फिनॉक्साइड के कैसे होंगे, देखो
एक फिनॉक्साइडाइन ऐसा है तो दूसरा अनुनादी रूप बेंजीन रिंग के कारण ऐसा भी हो सकता है। बाकी तीन तो आप समझ ही रहे हैं फिनॉक्साइडाइन के कि यहां पर निगेटिव चार्ज लगा दो, ठीक है, एक यहां निगेटिव चार्ज लगा दो, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, और एक फिनॉक्साइडाइन का यहां पर निगेटिव चार्ज आने लगा दो। तो कुल मिला के ये 5 अनुनादी रूप है, 1 2 3 4 5। अब आता है कि फिनॉक्साइड जब इतने अनुनादी रूप बना रहा है, उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा समय तक घूम रहा है, तो फिर फिनॉल की एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन ये है बच्चों कि अनुनाद नियम के अनुसार अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रहे तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप फिनॉल में देखो तो निगेटिव चार्ज 3 बार कार्बन में जा रहा है जिसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 1 बार ऑक्सीजन में जा रहा है, जबकि यहां पर देखो कार्बोक्सिलेट आयन में कि निगेटिव चार्ज केवल और केवल किस में बढ़ता है बच्चों, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इस तरह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है अनुनादी रूप वो फिनॉल से कहीं ज्यादा अम्लीय है, इसलिए प्रोटॉन निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है देन फिनॉक्साइड आयन, और यही रीजन है कि कार्बोक्सिलेट आयन जल्दी फिनॉल के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन त्याग देता है, जिसके कारण ही फिनॉल क्या दिखता है, कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से कहीं ज्यादा अम्लीय दिखता है। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। अब आता है बेंजीन वलय प्रतिस्थापियों का अम्लीयता पर प्रभाव, कि अगर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर जुड़े हैं तो फिनॉल की अम्लीयता किस तरह से प्रभावित होगी। तो देखो बच्चों यहां ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप आ गए, ठीक है, तो वो फिनॉल से इस प्रतिस्थापी फिनॉल को ज्यादा एसिडिक बना देंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए तो वो फिनॉल को कम अम्लीय बना देते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन दिखेंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, अम्लीयता अगर आपको डिसाइड करनी है फिनॉल की तो आपको देखना है -I-R और +I प्लस R और H। तो अम्लीयता समानुपाती है -I के -R के, व्युत्क्रमानुपाती है +R + I या H। इसका मतलब है कि वलय में -I वाले ग्रुप बढ़े या -R वाले ग्रुप बढ़े वो फिनॉल को ज्यादा अम्लीय बनाएंगे, लेकिन अगर +R + I या H आएंगे तो अम्लीयता को घटाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण समझ लो, NO2 हो जिसका इफेक्ट होता है, NO2 है, साइनाइड है, COX है, COR है, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका -I और -R दोनों इफेक्ट होता है। नाइट्रोजन की साइनाइड ग्रुप की, COX ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो प्योर कार्बन से कहीं ज्यादा है, इसलिए -I इफेक्ट होगा इन ग्रुप्स का, और ये अनसैचुरेट ग्रुप है तो इनका -R इफेक्ट भी होता है। तो यहां पर NO2 अगर ऑर्थो में देखें तो यहां -I और -R दोनों काम कर रहे हैं। पैरा में चले जाएं तो केवल -R, और मेटा में देखें तो केवल -I। और ये बता दूं कि -R मोर इफेक्टिव देन -I। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, और फिर क्या होगा, फिनॉल। लेकिन वास्तविक क्रम ये है बच्चों, पैरा ज्यादा होता है, ऑर्थो कम। रीजन ये है, इसका रीजन ये नहीं है कि -I या -R प्रभाव में कोई कमी आ गई, नहीं। कारण ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है किसके साथ, OH के साथ नाइट्रो में। मतलब अगर हम यहां देखें तो यहां पर इस तरह से जो OH ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप का जो O है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण कुछ देर के लिए प्रोटॉन सैंडविच की तरह फंस जाता है बीच में, जिसके कारण उसका निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है, भले बहुत अच्छा है एसिडिक नेचर का। तो इस तरह से एक्चुअल ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फिनॉल। ये इफेक्ट आता है जब हमें इस तरह से कोई नाइट्रोफिनॉल दिया हो। ध्यान रखें जितने भी नाइट्रोफिनॉल हैं, चाहे मोनोनाइट्रोफिनॉल जिनमें एक ही नाइट्रो ग्रुप है, और फिनॉल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अम्लीय होते हैं। ध्यान रखें इन सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम आते हैं कि अगर कोई ग्रुप +R और -I वाला जुड़ा हो, जैसे OH है, NH2 है, O है, ठीक है, और NHR है या O
H है, इस तरह के ग्रुप अगर जुड़े हैं वलय में, तो ध्यान से देखें कि यहां पर ऑर्थो में -i और +r दोनों काम करते हैं, मेटा में केवल -i काम करेगा और पैरा में केवल +r। अब ध्यान से देखें कि +r मोर इफेक्टिव देन -i। यहां पर बता दूं कि -i से ज्यादा इफेक्टिव होता है कौन बच्चों? +r। इसका मतलब है कि ये एसिडिटी को कम कर देगा। तो यहां देखो, यहां पर अगर आप चले जाएं तो -i और +r दोनों काम कर रहे हैं, तो यहां पर +r का ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कंपनसेट कर देगा -i। लेकिन यहां पैरा में चले जाओ तो टोटल ही +r काम कर रहा है, -i काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फिनॉल सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। यहां देखो मेटा में केवल -i काम कर रहा है, तो ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि -i प्रभाव है, +r तो है नहीं। और यहां चले जाए तो -i और +r दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन +r ज्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब मेटाफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ फिनॉल से। क्यों? क्योंकि -i तो काम कर ही रहे ना। फिर फिनॉल, फिर ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में +r थोड़ा सा -i से कॉम्पनसेट हो जाएगा, और पैरा टोटली सबसे वीकेस्ट हो जाएगा क्योंकि +r मोर इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से, और अगर OR और NH2 की बात करें मेटा में हो, तो ध्यान रखें कि मेटा में जो है NH2 से ज्यादा एसिडिक कर देगा कौन? OR, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। -i इफेक्ट इसका ज्यादा है और इसका कम है, इसलिए। अब हम आते हैं, मान लो +i और H इफेक्ट हो, जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलेट ग्रुप निगेटिव ये है, या NH2 माइनस, ये इस तरह के ग्रुप जुड़े हैं, तो ये +i इफेक्ट वाले ग्रुप हैं बच्चों, और इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जैसे मिथाइल इथाइल में। तो यहां पर अगर आप मेटा में देखें तो +i इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन तो काम करेगा नहीं, मिथाइल ग्रुप लेके समझ रहा हूं मैं। पैरा में केवल हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, और ऑर्थो में +i भी और हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको देखना है, यहां पे मैंने आपको बताया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो या +r हो या +i हो, एसिडिटी को कम कर देगा। इसका मतलब है कि फिनॉल इन सब में ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये मेटाक्रिसॉल, फिर पैरा, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा बच्चों। हैलोजिनेटेड अगर फिनॉल्स हैं तो ध्यान रखें इनमें -i प्रभाव +r से अधिक प्रभावी होता है, तो इनमें एसिडिटी केवल और केवल आपको किससे देखनी है बच्चों? -i इफेक्ट से। और -i इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो, उससे कम मेटा, उससे कम पैरा, लेकिन सबके सब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे। अब आता है कि अगर हैलोजन इस तरह से पैरा पोजीशन में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन सब जुड़े तो क्या इफेक्ट आता है? देखो बच्चों, यहां बता दूं कि जहां फ्लोरीन और क्लोरीन है, इनकी साइज काफी छोटी होती है, तो इनमें जो +m इफेक्ट है वो -i से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, आकार छोटा होने के कारण। और फ्लोरीन में और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा +m इफेक्ट। इसीलिए फ्लोरीन का +m जो इफेक्ट है या +r जो इफेक्ट है, हम ये कहें फ्लोरीन का, वो क्लोरीन के, मतलब यहां दो इफेक्ट दिख रहे हैं। देखो आपको एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन के आकार छोटे होने के कारण इनमें +m इफेक्ट -i से ज्यादा इफेक्टिव होता है, और फ्लोरीन का और भी छोटा साइज हो गया तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गया, तो +r इफेक्ट हमेशा एसिडिटी कम कर देगा। इसका मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों आयोडीन और ब्रोमीन से कम एसिडिक होंगे, और फ्लोरीन सबसे कम एसिडिक होगा। यहां पर आपको -i इफेक्ट नहीं देखना, +r इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है देन -i से। छोटा आकार होने के कारण आसानी से इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है। अब आता है आयोडाइड और ब्रोमाइड में, तो ध्यान रखें इन दोनों में, आयोडाइड और ब्रोमाइड में +m इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है क्या बच्चों? -i, क्योंकि आकार बड़ा होने के कारण इफेक्टिव साइज या इफेक्टिव ओवरलैपिंग, रेजोनेंस आसानी से नहीं होता। और अब यहां पर अगर आप देखें तो -i इफेक्ट किसका ज्यादा है बच्चों? ब्रोमीन का। और यही रीजन है कि इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? ब्रोमाइड वाला। तो इस तरह से आपको एसिडिटी डिसाइड करनी है। अब आता है OH समूह होने पर, OH समूह होने पर मेटा में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां -i काम करेगा, यहां -i और +r दोनों हैं, यहां पर केवल +r। लेकिन ध्यान से देखें कि ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया? तो ध्यान से देखें बच्चों कि 2 OH है, यहां पर एक OH अगर +r का काम करेगा, ठीक है,
तो ऑटोमेटिक है कि हाइड्रोजन उसमें जल्दी एसिडिक हो जाएगा, मतलब मैंने यहां लिख दिया है कि इनमें एक OH का प्लस आई प्रभाव उसकी अम्लीयता को बढ़ा देगा, क्योंकि जैसे ही इसका लोन पेयर, अब सोचो आप कि यहां जाएगा प्लस आर इफेक्ट के कारण, तो इसमें तो प्रोटॉन मुक्त हो जाएगा ना आसानी से, भले इसका ना हो। तो दो OH में से एक OH का प्रोटॉन आसानी से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है, और इसलिए तो दूसरे समूह को घटा देता। तो ये लिखा OH का प्लस आर फैक्ट उसकी अम्लीयता तो बढ़ाता है, तो दूसरे समूह को घटा देता, अतः दो में से एक OH अम्लीय हो जाएगा, जिससे ऑर्थोहाइड्रोक्सीफिनॉल का फिनॉक्साइडाइन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्थायी हो जाता है। तथा अगर हम ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो में प्रोटॉन निकलने के बाद इसमें भी वही रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, समझ गए ना। तो एक तो OH एसिडिक हो ही जाएगा, और दूसरा है कि वहां पर माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो इस तरह से यही रीजन है कि आपको हाइड्रोक्सीफिनॉल की बात की गई हो तो ये सभी के सभी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, जिनमें मेटा सबसे कम। ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो ज्यादा है क्योंकि इसमें माइनस आई भी काम कर रहा है, दो में से एक OH तो एसिडिक रह ही रहेगा। पैरा में केवल एक OH एसिडिक होता है। तो इस तरह से एसिडिटी लिखनी है। दूसरा है कि माइनस आई माइनस आर वाले समूह की संख्या बढ़े तो एसिडिटी बढ़ेगी, इनकी बढ़े तो, और प्लस आई प्लस आर वाले समूह अगर बढ़ते हैं तो एसिडिटी घटेगी। तो फिनॉल से मोनोहाइड्रेट, मोनोनाइट्रो, डाइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो लगातार एसिडिटी बढ़ेगी। ऐसे ही अगर CH3 की संख्या बढ़ेगी तो एसिडिटी घटेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रिएक्शंस और इनकी एसिडिटी के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इनमें क्रिसॉल और नाइट्रोफिनॉल। और ये बता दूं कि नाइट्रोफिनॉल जो डाइनाइट्रोफिनॉल है और ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल से कहीं ज्यादा एसिडिक होते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि यहां पर जो है ये है हमारा, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं कि डाई नाइट्रो तथा ट्राई नाइट्रो फिनॉल RCOOH से अधिक अम्लीय होते हैं, अतः NaHCO3 के साथ CO2 उत्पन्न करते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है ना कि इनमें से कौन सा नाइट्रोफिनॉल CO2 लिबरेट करेगा, तो ध्यान रखें डाइनाइट्रो और ट्राइनाइट्रोफिनॉल COOH से कहीं ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। डाइनाइट्रो का मैं बता दूं कि लगभग 10 की पावर -4 के आसपास का होता है, और इनका -3 और 2 के आसपास हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जबकि इनमें 10 की पावर -7 है और ये है -10, मतलब इनकी Ka की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक हैं, जबकि दो बाकी डाइनाइट्रो ट्राइनाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हैं। और NaCO3 के साथ टेस्ट देंगे, लेकिन फिनॉल और मोनोनाइट्रो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं करते। ये बात ध्यान रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने नाइट्रो के बारे में अच्छी तरह से बता दिया, तो ये मतलब फिनॉल की एसिडिटी के बारे में, ठीक है। बाकी हम अगले टर्म में देखते हैं बच्चों। तब एंड करता हूं, फिर हम देखते हैं अगले टर्म।